हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंट एक्सप्रेशंस के बारे में। उससे पहले हम लोग एक और आर्टिकल पढ़ेंगे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये होता है ऐसे फोर्सेस जिन फोर्सेस के कारण या जिन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन की जो वैल्यू हो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करे, ना कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे। मींस अगर हम किसी एक बॉडी को किसी एक पॉइंट ए से बी के तरफ मूव कर रहे हैं अलोंग एनी पाथ वन, और फोर्सेस अप्लाइड या अगेंस्ट द फोर्सेस अगेंस्ट विच द वर्क इज टू बी डन, अगर उस फोर्सेस की नेचर ऐसी है कि वर्क डन की वैल्यू आ रही है W1 उस पाथ के लॉन्ग, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को किसी और पाथ के ऊपर सेम फोर्सेस के कारण मूव करवाते हैं बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, अब मान लो वर्क डन की वैल्यू आ गई W2, किसी तीसरे पाथ के लॉन्ग मूव करवाने पर वर्क डन की वैल्यू आ रही है W3। अगर उस फोर्स के कारण वर्क डन की वैल्यू इन दो सिमिलर पोजीशंस के बीच में अलग अलग पाथ के ऊपर अगर वर्क डन की वैल्यू अलग अलग हुई देन द फोर्सेस आर सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। पर अगर सभी तीनों पाथ के ऊपर या हर आर्बिट्रेरी पाथ के ऊपर वर्क डन बाय द फोर्स या अगेंस्ट द फोर्स की वैल्यू सेम हो देन दोज फोर्सेस आर सेड टू बी द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो उन फोर्सेस को हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसका एग्जांपल हमने +1 के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो भी कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसको हम आज यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं। तो +1 में वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन होगी कि वर्क डन की जो वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये कहती है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के कारण या उसके अगेंस्ट वर्क डन की जो वैल्यू है ओवर ए क्लोज्ड पाथ दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब अगर हम किसी भी फोर्स के कारण या फोर्स के अगेंस्ट किसी पार्टिकल को मूव करवाते हैं ओवर ए क्लोज्ड पाथ और उस क्लोज्ड पाथ के ऊपर वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाए देन दोज फोर्सेस आर सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के केस में हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मतलब हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक क्लोज्ड पाथ के ऊपर मूव करवाने में वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अगर उस वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई इट मींस दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो उसको करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर हर एक पॉइंट पर मान लो इंटेंसिटी की वैल्यू है E के जितनी, उसके अंदर हमने कोई दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B की तरफ मूव करवा रहे हैं अलोंग एनी पाथ 1, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ये सारा कंसीडर करने के बाद है कंसीडर एनी टू पॉइंट्स A एंड B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E एंड लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी मूविंग अलोंग द आर्बिट्रेरी पाथ 1 from point A to B, then the amount of work done in moving the unit positive charge from point A to B along the path 1 that is equal to work done in moving the particle unit positive charge from A to B। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये बात पढ़ी थी
कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी जो होगा ये ए और बी की पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। मींस दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द फाइनल पोजीशन बी माइनस पोटेंशियल एट द इनिशियल पोजीशन ए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए और बी की डेफिनेशन से हमने उठाया है। अब मान लो उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं बी से ए के तरफ लेके आ रहा हूं अलोंग अनदर पाथ टू, then the work done in moving the unit positive charge from point B to A along the path 2, दिस वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी टू ए, तो इसलिए मैंने डब्ल्यू बी ए लिखा है। तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, पोटेंशियल एट द फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट द इनिशियल पोजीशन। इस केस में फाइनल पोजीशन है ए पॉइंट और इनिशियल पोजीशन है बी पॉइंट। तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस क्लोज्ड पाथ पे मूव करवाना चाहता हूं ए से बी और बी से ए, देन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर द क्लोज्ड पाथ ए बी ए से बी, बी से ए, तो डब्ल्यू ए बी ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन ओवर द क्लोज पाथ ए बी ए आ जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड करें तो वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी, सम करोगे तो दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। और हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म से निकाला है और वो वर्क डन जो था वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस था। तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0 एंड दिस प्रूव्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जहां पर भी ये बात आ जाए कि ये कंजर्वेटिव नेचर के क्यों हैं या कैसे हैं या प्रूव करना है, तो आपको सिर्फ उसके क्लोज पाथ के ऊपर वर्क डन की वैल्यू को 0 प्रूव करना होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो हमें ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, और इसकी टोटल लेंथ है 2a के जितनी विद सेंटर एट पॉइंट O। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माना है ए बी जिसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू एट पॉइंट ए एंड बी, और विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस 2a विच इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड O बी द सेंटर। मान लो ये एक पॉइंट है P which is such that it is at a distance of small r from the center of the dipole and making an angle theta with the direction of the dipole, and at the point P we have to find out the electric potential due to this electric dipole। हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए
P और B को मान लो मैं ज्वाइन कर रहा हूं और P और A को भी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब पोटेंशियल मान लो A और P के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R1, B और P के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R2। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द माइनस Q चार्ज ऑफ द डाइपोल, लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V1। एक नेगेटिव, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R वाज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। यहाँ पर माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं जिसका डिस्टेंस है R1 के इक्वल, तो इसलिए हम यहाँ पर V1 की वैल्यू पुटअप करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू आएगी नेगेटिव की। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो V2 इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट चार्ज R2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 से। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण है इसलिए पोटेंशियल मैंने पॉजिटिव ली है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल होगी वो इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस ऑफ द डाइपोल की पोटेंशियल के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगी, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर साइन आल्सो। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज। दोनों की वैल्यू अगर हम पुटअप करें तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा कॉमन, यहाँ से बचेगा -1 बाय R1 और यहाँ बचेगा +1 बाय R2। अब अगर हम पोटेंशियल की नेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें R1 और R2 की वैल्यू प्रोवाइडेड होनी चाहिए, पर हमें यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है, हमें R और इस एंगल थीटा की वैल्यू प्रोवाइडेड है। तो हम R1 और R2 की वैल्यू को थीटा और R की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो P को मैं सेंटर मान के और PB को रेडियस मान के यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करता हूं जो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर आ रही है ऑन द लाइन OP। मतलब मैंने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BM ऑन द लाइन OP। BM इज द परपेंडिकुलर, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन द OP। तो यहां से P से B का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस लगभग सेम होगा, तो PB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM। अब P से M तक के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, PO माइनस OM। PM की वैल्यू PO माइनस MO लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो PO की वैल्यू जो है वो है R के इक्वल और OM की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो OM की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ट्रायंगल की वो परपेंडिकुलर का काम करेगी, साथ वाली बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो इट मींस इन ट्रायंगल OMB के अंदर OM तो हो गया बेस, तो OM डिवाइडेड बाय OB जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेन्यूज को, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो OM की वैल्यू OB cos थीटा। OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, टोटल थी 2a, तो ये कितना रह गया स्मॉल a, तो दैट इज इक्वल टू a cos थीटा। तो R1 की वैल्यू जो कि PB के इक्वल थी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी R माइनस a cos थीटा। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये तो बात आ गई R1 की। अब R2 की वैल्यू निकालनी है। R2 की वैल्यू निकालने के लिए P को सेंटर और PA को रेडियस मान के एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करो। वो सर्कुलर आर्क यहाँ आके काट रही है। मान लो PO लाइन को एट पॉइंट N से, तो यहाँ से ये जो लाइन आएगी AN, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, वैसे P को सेंटर मान के PA को रेडियस मान के हमने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ की है AN, और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो कोड बनेगी, ये सर्कुलर आर्क ड्रॉ की ये जो कोड बनेगी, ये अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर होगी ऑन द लाइन
PO प्रोड्यूस्ड। तो अब हमने कैलकुलेट करना है PA को, तो PA की जो वैल्यू, ये सर्कुलर आर्क लगा के हमने यहाँ ये सर्कुलर आर्क ड्रॉ की थी, तो P से A और P से N का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सेम। और P से N तक के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, PO प्लस ON, P से O प्लस ON। P से O तक का डिस्टेंस हमें पता है R, ON की वैल्यू हमें नहीं पता। उसको निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आएंगे AON के अंदर, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो इन ट्रायंगल AON, ट्रायंगल AON के अंदर ON डिवाइडेड बाय AO बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से ON की वैल्यू आ जाएगी AO कोस थीटा। AO जो होगा हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, A के इक्वल, स्मॉल a कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ON की वैल्यू आ गई, तो PA की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू R प्लस A कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास R1 की वैल्यू भी आ गई, R2 की भी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करने जा रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल जो होगा दैट इज गिवन बाय Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R1। R1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, R1 था AP के इक्वल, R प्लस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा प्लस R2 1 बाय R2, और R2 की जो वैल्यू थी 1 बाय R माइनस A कोस थीटा। LCM लेके सोल्व करोगे, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस R माइनस A कोस थीटा प्लस R प्लस A कोस थीटा। R से R हो जाएगा कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस, तो A कोस थीटा 2A कोस थीटा। तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2A कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो Q इंटू में 2A, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो P कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एंगल थीटा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P का फॉर्मूला आ गया। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस, अगर ये पॉइंट P एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल पे लाई करता, ये पॉइंट P एक्सियल लाइन डाइपोल के सेंटर में से पास आउट होने वाली और दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, अगर ये पॉइंट P यहाँ एक्सियल लाइन पे होता तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, 0। सो इफ स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, इफ द पॉइंट P lies on the axial line of the dipole, in that condition theta is equal to 0, तो cos थीटा की वैल्यू होगी 1 जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी P, cos थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। मतलब एक डाइपोल के कारण उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी फॉर ए फिक्स डिस्टेंस, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पे लाई किया, इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, अगर ये पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन का मतलब एक तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अगर पॉइंट P इस इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है
तो उस कंडीशन में एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू होगी 90, कॉस थीटा की वैल्यू होगी 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू 0 एंड एट द एक्सियल पॉइंट दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, और जनरली किसी एक अदर पॉइंट के ऊपर एंगल थीटा पे निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास relation between the electric field intensity and potential difference. Relation between electric field intensity and potential difference. मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेता हूँ। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो। मान लो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है कैपिटल ई के जितनी। इस फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमने कोई दो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं along the line of the electric field separated by a distance of dl से। ठीक है, और मान लो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है dv के जितना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू dv। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो दैट इज इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में लगता है। मतलब ए से बी की तरफ हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करवाना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम किस तरफ मूव करवाएंगे? बी से ए की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए and that is equal to dw, that is equal to the work done in moving the unit positive charge, force on the unit positive charge dot product with the displacement dl। E और dl के बीच E की डायरेक्शन है आउटवर्ड, dl की डायरेक्शन है इनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू होगी 180। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो dv की वैल्यू आ गई -e इंटू में dl, तो E की वैल्यू आ जाएगी -dv/dl। तो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B है और dl उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज गिवन बाय द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय द नेगेटिव rate of change of electric potential with respect to position या with respect to distance, और change in a quantity with respect to the distance that is known as the gradient of that quantity। तो इसका मतलब ये एक तरह से change in potential with respect to position है, तो ये gradient of the potential को represent करेगा। मतलब ये potential
ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए गिवन पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर dV की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो E की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। dV पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। dV पॉजिटिव होने का मतलब फाइनल पोटेंशियल इनिशियल से ज़्यादा होगी, मतलब इस तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उस तरफ फाइनल पोटेंशियल ज़्यादा है, फाइनल पोटेंशियल ज़्यादा है और इनिशियल पोटेंशियल जो होगी वो कम होगी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, मतलब हम पोटेंशियल की इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन उस केस में क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगी। अगर हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट, मतलब फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ में। तो नेगेटिव साइन in this expression indicates that the field intensity directed in the direction of डिक्रीजिंग पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और हमें पता है जहां चार्ज ज़्यादा वहां पोटेंशियल ज़्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरली ये बात कही जाती है, पर आप लोगों ने जो ध्यान रखना है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, या पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं, आपने कंसीडर करना है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पॉइंट पर पोटेंशियल है +20 वोल्ट, एक दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल है +10 वोल्ट, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया, पोटेंशियल अलग अलग है, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं, फिर भी इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा डायरेक्टेड फ्रॉम +20 टू +10 वोल्ट। अगर ये होता -20, ये होता -10 वोल्ट, तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हायर से लोअर, -10 से -20। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रखनी है। सो दिस इज अबाउट योर एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Next we will discuss about the concept of equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, दैट इज सेड टू बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो द सरफेस at every point of which the electric potential is same, that is known as the equipotential surface। मान लो ये एक ऐसी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मैं कोई दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं A एंड B, एंड लेट potential at A and potential at B is VA and VB respectively। तो potential difference between any two points A and B on the equipotential surface is given by, let this is given by dV and that is equal to VB minus VA।
क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है तो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी की वैल्यू सेम होगी, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस का तो मतलब होता है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इस वर्क डन की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो इसका मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या किसी भी पॉइंट चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। सो देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज over an equipotential surface is 0, means no amount of work has to be done in moving a charged particle along a equipotential surface। दूसरी बात, अब वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी विद द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट ई डॉट डी एल, थीटा की वैल्यू 180 cos 180 -1 तो माइनस ई डी एल, और ये वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, तो इसकी वैल्यू आ गई 0, तो माइनस ई डॉट डी एल। अगर मैं ये मानूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं भी, ये गलत है थोड़ा सा, तो वर्क डन की वैल्यू होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। मान लो फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो हमने तो पॉइंट डी एल जो लिए थे ए और बी, उसकी डिस्प्लेसमेंट डी एल की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो डी एल और ई के बीच का एंगल हो गया थीटा, तो ई डी एल इंटू में कॉस थीटा, तो ई डी एल कॉस थीटा। अब दोनों पॉइंट्स अगर ए और बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी 0, तो ई डी एल कॉस थीटा की वैल्यू 0। तीन क्वांटिटी की प्रोडक्ट 0 तब होती है जब तीनों में कम से कम एक क्वांटिटी क्या हो 0, या तो फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, या डी एल 0 या कॉस थीटा 0। फील्ड इंटेंसिटी तो लग रहा है, क्योंकि फील्ड लग रहा है तभी तो पोटेंशियल आ रही है। डीएल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर 2 डिफरेंट पॉइंट्स माने थे, तो इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो बच गया हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 आने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री, मतलब फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, मतलब फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डीएल। अब डीएल की डायरेक्शन ए और बी को ज्वाइन करने वाली है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो इट मींस कि डीएल की डायरेक्शन एक तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को। तो यहां से हमें यह कंक्लूजन मिल रहा है कि जो फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हर एक पॉइंट के ऊपर। फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम किससे प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे in drawing the equipotential surface for the different charge configuration। अगर हम एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव चार्ज के केस में रेडियली इनवर्ड होती हैं। ठीक है जी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसी सरफेस ड्रॉ करें जो इन रेडियल लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इनके परपेंडिकुलर अगर हम सरफेस ड्रॉ करें तो वो सरफेस कैसी आएगी, स्फेरिकल सरफेस की फॉर्म में। कारण सिंपल सा है, एक और भी इसको बात आप कह सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू होती है Q/4πε0, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी भी किया था कि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर विद सेंटर एट द गिवन पॉइंट चार्ज जो होगा वो सेम होगा, मतलब एक स्फेरिकल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये हुआ कि इस केस में जो
इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगी वो स्फेरिकल सरफेसेस की फॉर्म में होंगी विद द सेंटर एट द गिवन पॉइंट चार्ज। और इन स्फेरिकल सरफेसेस की अगर हम बात करें तो एक सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम, दूसरी सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम, पर एक से दूसरे पे जाएंगे तो आर की वैल्यू बदल रही है तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस की फॉर्म में होगी, पहली बात। दूसरी बात, E की जो वैल्यू होती है वो -dV/dr नेगेटिव वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं, ये कांस्टेंट रखें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, dr। इसका मतलब ये होगा जहां पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर सेपरेशन की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा फील्ड इंटेंसिटी के। तो जहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्लोजर होंगी, जहां पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, वीकर फील्ड होगा, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन जो होगा वो लार्जर होगा। हमें पता है पॉइंट चार्ज से फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो पॉइंट चार्ज के क्लोजर तो फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होगा। इसलिए यहां पर जो हमारी फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, इसलिए उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो काफी कम होगा। पर जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस बढ़ता जाएगा। तो नजदीक सेंटर के पास तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करने हैं वो क्लोजर करने हैं और उसके बाद डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। अगर हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए एक्टिंग इन ए प्लेन तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इसके परपेंडिकुलर प्लेन सरफेसेस की फॉर्म में होंगी। So this is about your concept of equipotential surface, and that's all about today's lecture.